अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 को। तो मेरे पास ये क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो इस एक्सरसाइज से पहले मैं एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आपने एक्सरसाइज 3.3 को अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज 3.2 को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको एक्सरसाइज 3.3 को समझने में और भी आसानी हो। इसके अलावा इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपकी बुक में मैंशनड है, मैं 3.2 में जिक्र कर चुका हूँ, वो आपको आने चाहिए। मैं साथ साथ यहाँ पर डिस्कस भी करता रहूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। और मैंने वीडियो के जो है चैप्टर्स बना दिए हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप वो भी स्किप करके देख सकते हैं, वीडियो के चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो इन तमाम इंटीग्रल्स को जो नीचे लिखा हुआ है हमने इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट का मतलब है इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। तो याद रखें कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कि कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के और भी मेथड अवेलेबल हों जो कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँ ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ जाए, क्योंकि आगे भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ सकता है। जब आपको सारे मेथड समझ आ जाएंगे जो इंटीग्रेशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं, फिर आपके पास अपनी चॉइस होती है कि अगर आपके पास कोई मेंशन नहीं है ऊपर हेडिंग के अंदर कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ करके अपनी इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल, ऊपर आप देखें लिखा हुआ है -2x डिवाइड हो रहा है और नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x² और ये डिफरेंशियल इन x है, डिफरेंशियल ऑफ x लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको लगे कि कोई दो चीज़ें रिलेट कर रही हैं, तो आपने वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। और वो हो सकता है कि वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने के बाद आपका इंटीग्रल बहुत आसान हो जाए और आपको सॉल्व करना और भी आसान लगे। अब जैसे देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है 4 - x²। मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ यहाँ पर, और डेरिवेटिव आपको आता होगा, हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो डेरिवेटिव अगर हम निकालें 4 - x² का, तो क्या आएगा आपको पता है, इन दोनों पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा। तो डेरिवेटिव जो होगा 4 का कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दें, माइनस को लिखें। x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वो होगा पावर रूल लगाने के बाद 2x। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि -2x आंसर मिल रहा है और -2x ऊपर लिखा हुआ है। तो जब भी दो चीज़ें, दो एक्सप्रेशन इस तरीके से रिलेट करें कि एक चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो या आगे पड़ा हो, वहाँ पे अक्सर औकात सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको हेल्प करता है अपने इंटीग्रल को आसान बनाने में। तो हम देख सकते हैं 4 - x² का अगर डेरिवेटिव -2x बन रहा है तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, और यही सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें देखना पड़ेगा और कि कौन सी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, फिर उनको सपोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हम 4 - x² को कुछ लेट करेंगे और आप देखिएगा कि हमारा इंटीग्रल बहुत आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इंटीग्रल का नाम रख लेते हैं। ये एक इंटीग्रल है, इसलिए मैं इसको लिखा करूंगा i, यानी i इक्वल्स टू इंटीग्रल। ये सारा का सारा इंटीग्रल वैसे का वैसे ही लिखूंगा, यानी -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x², और यहाँ पे डिफरेंशियल जो कि x में है यानी dx। अब मैं इस चीज़ को लेट करूँगा, जिस तरह मैंने आपको बताया इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को सपोज कर लूँगा, लेट कर लूँगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो 4 - x² है वो t के इक्वल है। आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, बस ऐसा वेरिएबल यूज़ करिएगा जो आपके क्वेश्चन में ना हो, उसके अलावा कोई भी हो। तो जब आप इसको सपोज कर लेंगे, अब आपका अगला काम ये हुआ करेगा कि आपने इसका डिफरेंशियल लेना है। और डिफरेंशियल के लिए आपको डिफरेंशियल की डेफिनेशन या जनरल फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, जैसे y = f(x), कोई भी फंक्शन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है फंक्शन की, तो अगर आपने इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये y पे जो डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे ये dy हो जाएगा, और ये जो फंक्शन होगा इन x आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो कि f' लिखा जाएगा, और डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी आपको आंसर मिलेगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है dx से, जिसको हम डिफरेंशियल इन x भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंशियल की जनरल फॉर्म होती है, आप कह लें डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पे y लिखा हुआ था, यहाँ पे t लिखा हुआ है, तो आपने अगर इसका डिफरेंशियल लेना है तो आप लेंगे dt, यहाँ पे dt लिख देंगे। इधर कॉमनली ये पूरा फंक्शन ही है x का, आप इसका सिंपल डेरिवेटिव लें। 4 का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। -x² का डेरिवेटिव आपको आता है, वो -2x होगा, मैंने यहाँ पे भी निकाल कर बताया हुआ है आपको। और जब आपने डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दें सारी चीज़ को dx से, यानी डिफरेंशियल इन x से।
ये सब चीज़ें करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, आपने ये तमाम चीज़ें अपने ओरिजिनल इंटीग्रल में पुट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यही हेल्प करता है कि वो आपके इंटीग्रल में एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देता है, जिस तरह यहाँ पे x था और अब आप देखें t आ रहे हैं, और उसकी मदद से आपका इंटीग्रल आसान हो जाता है। तो डिफरेंशियल लेने के बाद अब आपने दोनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है, तो आइए पुट करते हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करना कहेंगे। तो इंटीग्रल इक्वल टू -2x और dx की जगह पे आप देखें लिख सकते हैं dt, क्योंकि -2x dx किसके इक्वल है, dt। तो इस पूरे ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा, जस्ट dt, ठीक है। और नीचे आप लाइन डाल दें, और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसको तो हमने लेट नहीं किया, तो स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही। और जो उसके नीचे 4 - x² था उसको हमने t के इक्वल लेट किया हुआ था, तो आप इसको यहाँ पर t लिख दें। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब आप इसको फर्दर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं अगर इसको इसी फॉर्म में लिख दूँ, वैसे तो एक ही बात है, जस्ट समझाने के लिए ताकि और बेहतर लगे, तो ये इस तरह ही भी लिखा जा सकता है, 1/√t, और dt को आप यहाँ पे सेपरेट लिख दें। अब आपको जो 3.2 वाले फार्मूलाज हैं वो पता होने चाहिए, वो बुक में भी मेंशन्ड है। हमने वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था कि जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पार में एक ऐड कर देते हैं, उसी पार से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट सी हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाता हूँ वो फार्मूला, क्योंकि हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसे लिखी है x और उसके ऊपर कोई पार हो, कोई भी पार हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन -1 नहीं होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है, वो -1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी पार हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रल आ जाए तो आपने देखना है कि जो बेस है उसका डेरिवेटिव आगे है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने बेस को एक दफ़ा लिखना है, पार में एक ऐड कर देना है, और उसी पार्ट को जो ऐड किया होगा टोटल वैल्यू को उसी से डिवाइड करना है आपने, और प्लस कांस्टेंट सी कर देना है। हम भी यहाँ पे यही करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ t है, मैं पहले इसको ऊपर मूव कर लूँगा ताकि ये इस तरह का बन जाए इंटीग्रल t, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 1/2 होता है। जब आप इसको ऊपर मूव करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा -1/2, और डिफरेंशियल इन t यानी dt वैसे का वैसे ही। अब आपने जैसे इस पार को इग्नोर करना है और इसकी बेस को देखना है, इसकी बेस t है, और अगर आप t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालें तो वो 1 होता है, तो 1 सबके आगे पड़ा होता है, बेशक यहाँ पे ना भी लिखा हो, आपको पता है अगर आप मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो उसी वजह से हम यहाँ पे ये वाला रूल या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो क्या है ये फॉर्मूला, हम क्या करेंगे, बेस को वैसे ही लिखेंगे, ये मैं 3.2 में बता चुका हूँ। हम इसकी इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करते वक्त हम बेस को वैसे ही लिखेंगे, t को वैसे ही, इसकी पार में एक ऐड कर देंगे, यानी -1/2 में +1 कर देंगे। जो आपके पास ऊपर पार होगी टोटल, उसी को आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, और प्लस कांस्टेंट क्या कर देंगे, c। यहाँ तक करने के बाद अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/2 में +1 करेंगे तो आपके पास t की पावर 1/2 आ जाएगी, और नीचे भी आप -1/2 में +1 करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमने जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है करना है। 1/2 आप लिख सकते हैं 2/1, जब आप इसको डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो ये 2/1 बन जाएगा, और यहाँ पे t की पावर 1/2 हो जाएगी और प्लस c हो जाएगा। ये आपको आता ही है, t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 लिखा हुआ है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो जो आगे चीज़ लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको 2/1 लिख दिया मैंने। आप इसके नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब इंटीग्रल पे अप्लाई कर रहे हो इंटीग्रेशन के लिए, और आपका आंसर आ जाए, तो जब फाइनल आंसर होगा उसमें आपने वैल्यू को वापस पुट करना है जो आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था। आपने देखें हमने नया वेरिएबल ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है t, ये आप देख सकते हैं, हमने t को लेट किया हुआ किसके इक्वल, 4 - x² के। तो जब हम अपना आंसर रिटर्न करेंगे तो हम उसको वापस उसकी वैल्यू पुट कराएंगे, आंसर वापस उसी वेरिएबल्स में लेके आएंगे जिसमें हमें क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन हमें आप देखें x के अंदर गिवन थे, तो हम अपने वेरिएबल को यहाँ पे t की वैल्यू को पुट करवाएंगे ताकि आंसर वापस x में आ जाए। तो क्योंकि t जो है वो इक्वल है 4 - x² के, तो मैं अपनी वैल्यू को यहाँ पर वापस पुट करवा देता हूँ। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे इंटीग्रल का 2 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू है 4 - x², मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 - x², इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लिख लें या 1/2 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रल, ऊपर है dx, डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 से। तो अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएँ कि जहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नजर आ रही हो, तो आपने कोशिश करना है कि यहाँ पे एक कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करें और यहाँ पे स्क्वायर को कंप्लीट कर लें। इससे आपका इंटीग्रल आसान हो जाएगा और हमें एक और फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा जो मैं भी आपको आगे जाके बताऊँगा, और उससे हमारा ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इस इंटीग्रल को, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें जिसमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही है डिनोमिनेटर के अंदर। तो अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए। ये हमने चैप्टर नंबर जो है 1 में पढ़ा हुआ है क्लास 10 के अंदर, और उम्मीद है आपको आता होगा। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी करूँगा थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं अपने इंटीग्रल का नाम रख लेता हूँ कि ये आई के इक्वल है, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह करते थे, हम देखते थे कि x के साथ जो कॉफिशिएंट लिखा हुआ है, x का कॉफिशिएंट वो क्या है, उस कॉफिशिएंट का हम हाफ करते थे, और हाफ करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती थी उस पर स्क्वायर अप्लाई कर देते थे, और वो ऐड भी करवा देते थे और सब्ट्रैक्ट भी। और उससे पहले ये चीज़ देख लेते थे कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 ही है, तो हमें उसका कोई इशू नहीं है। तो हम यही करेंगे। आप देखें x का कॉफिशिएंट क्या है, वो है +4। तो आप सबसे पहले 4 का हाफ करेंगे, यानी 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे। आप जानते हैं 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, यानी 4 का हाफ करने के बाद 2 आंसर आएगा। जो आंसर मिलेगा उस पर आप क्या अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर। ये टर्म, ये वाली टर्म जो आपको आंसर में मिलती है, इसी को आप ऐड करवाएंगे और इसी को आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे यही करते हैं। हम लिखेंगे इंटीग्रल i इक्वल्स टू dx, हमने dx लिखा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और इसमें ये वाली टर्म ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। तो हम ऐड करवा देते हैं +2 और उस पर स्क्वायर, और इसी चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट भी करवा देते हैं -2 और स्क्वायर, ताकि इफेक्ट कैंसिल हो जाए, और +13 आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा। जब आप ये चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते थे, आपके पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाता था, एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता था। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहली चीज़ जो लिखी हुई एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप पढ़ें ये है a स्क्वायर, इस लास्ट वाली टर्म को अगर आप पढ़ें ये है +b स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी चीज़, पूरी की पूरी टर्म +2ab के इक्वल है। यानी ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर जैसी। तो हम लिख सकते हैं इसको dx डिवाइडेड बाय ये है a स्क्वायर, यानी ये b स्क्वायर और ये 2ab। तो हम लिखेंगे ये इक्वल है a यानी x, क्योंकि 4x के पीछे प्लस का साइन है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस, और कांस्टेंट जो है वो 2 है, और वो स्क्वायर के नीचे जो लिखा होता है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये वो 2 है। तो x प्लस 2 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड भी करेंगे, जो आपको आइडेंटिटी याद है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको आप सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे माइनस का लिखें साइन, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और आगे आता है +13, तो आप लिख देंगे 4 और +13। तो यहाँ तक देखें हमने इसको कर लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल i इक्वल्स टू, फिर इंटीग्रल का साइन डालेंगे, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, और 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आप एक तरह का 9 मिलेगा आपको, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी प्लस लगाएंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल आप कह लें, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कह लें, या इम्पॉर्टेंट फार्मूला कह लें, आपको आना चाहिए। वो ये है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर, या आपकी बुक में भी मैंशनड है सारे, तो आपको ये याद होने चाहिए। तो अगर आपके पास कोई इंटीग्रल इस तरह लिखा हो 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके आगे ज़ाहिर बात है डिफरेंशियल होगा dx, तो इसकी इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फार्मूला है कि ये चीज़, इस तरह की चीज़ों को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसमें, a ओवर x, 1 ओवर a, सॉरी पहले 1 ओवर a लिखेंगे, फिर आपके पास a ओवर x आएगा। तो आप लिखेंगे ये इक्वल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपको कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में दिखे कि ऊपर 1 लिखा हो, कांस्टेंट भी आ सकता है कोई और भी, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं हम,
तो जनरली आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऊपर कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी नीचे कोई कांस्टेंट का स्क्वायर हो, बीच में प्लस का साइन हो, और वेरिएबल एक्स का मतलब यहाँ पे आप इस तरह समझेंगे कि कोई वेरिएबल होगा, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एक्स प्लस वन भी एक वेरिएबल टर्म में ही हम काउंट करेंगे। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, उस पर स्क्वायर होने चाहिए, बीच में एडिशन का साइन होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, उस पर स्क्वायर होना चाहिए। तो जब भी आपके पास कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में आपको दिखे तो आप उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, और उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। और मैं रिकमेंड करूंगा जहां पे भी आप ये वाला इंटीग्रल यूज़ करें, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, वहां पे आप ये मेंशन करें पहले और फिर इसको यूज़ करें। तो अगर आप देखें हमारा भी इंटीग्रल कुछ ऐसा ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ जिसको आप कांस्टेंट मान सकते हैं कि ऊपर 1 ही मौजूद है, नीचे एक वेरिएबल टर्म है x प्लस 2 कंप्लीट एक वेरिएबल टर्म ही हम काउंट करेंगे, उस पर स्क्वायर है, प्लस का साइन भी है। अगर हम इस 9 को भी किसी ऐसे नंबर में बदल दें कि जिसका स्क्वायर 9 होता है तो वो फिर कंप्लीटली इस जैसा दिखेगा। तो इसको हम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कि i इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इस इंटीग्रल को, ऊपर 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही, प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये जो डिफरेंशियल है इसको मैं सेपरेट यहाँ पे करके लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमने जो इंटीग्रल सिंप्लीफाई किया यहाँ तक वो बिल्कुल मैच कर रहा है इस वाले रिजल्ट से। तो अब इस वाले रिजल्ट के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं 1/a, यानी हमारे इंटीग्रल का आंसर आएगा 1/a। a मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, ये तो वेरिएबल टर्म है x आ रहा है यहाँ पर, ये कांस्टेंट टर्म है, स्क्वायर के नीचे जो लिखा होगा वो कांस्टेंट है, यानी 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स x ओवर a, x का मतलब वेरिएबल टर्म, तो वेरिएबल टर्म क्या है जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखी हुई जहाँ पे x नजर आ रहा है, ये पूरी की पूरी वेरिएबल टर्म काउंट होगी। तो x प्लस 2 यानी x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय a मीन्स कांस्टेंट, वही वाला कांस्टेंट जो पीछे यूज़ किया यानी 3, और इसमें प्लस क्या कर देंगे c। तो हमारे पास ये हो गया हमारे इंटीग्रल का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c। तो ये रिजल्ट्स जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ ये आपने मेंशन भी करने हैं और ये याद भी रखने हैं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है। तो इस तरह का इंटीग्रल हम एक्सरसाइज 3.2 में भी करके आए हैं। मैंने वहाँ पे भी समझाया था कि जब ऐसा इंटीग्रल आ जाए जिसके अंदर एक ऐसी आपको रैशनल एक्सप्रेशन नज़र आ रही हो जो कि इम्प्रॉपर हो, आप देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में, और ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि जैसे अगर आपके पास देखें यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स लिखी हुई हैं, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है x² और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है x² + 4। अगर आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स ऐसी आ जाए, उनकी रेशियो ऐसी आ जाए कि उन दोनों पॉलिनोमियल्स की अगर आप डिग्री निकालें तो वो सेम बनती हो। जैसे आप नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री देखें वो 2 है, आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट 2 नजर आ रही है। ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री कह लें या भी इसको समझने के लिए ऐसा कह लें उसके भी हाईएस्ट पार्ट आप देखें तो वो 2 है। तो अगर दोनों पॉलिनोमियल्स की ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो तो ऐसी हम फ्रैक्शन को, ऐसी रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं ये इम्प्रॉपर है। तो जब भी इंटीग्रल के आपके पास अंदर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, कोई इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन आ जाए, आप इस तरह समझ लें, तो हम उसको सबसे पहले प्रॉपर बनाते हैं और प्रॉपर बनाने के बाद हमारा इंटीग्रल आसान हो जाता है, हमारे पास स्टेप्स करने के लिए आसानी हमें मिलती है और हम फिर उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हैं। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, ये आपको हेल्प करेंगी। तो हम भी पहले इस इम्प्रॉपर से इस एक्सप्रेशन को, ये जो पूरी रेशियो है 2 पॉलिनोमियल्स की, इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। और उसका तरीका क्या होता है, हम डिवीजन मेथड को यूज़ करते हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करूंगा और हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शंस में बदल लेंगे। तो हम किस तरह लिखेंगे, ये x² डिवाइड हो रहा है x² + 4 से, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि हमने लिखना है x² + 4 को बाहर और x² को इनसाइड, इस तरीके से। अब आपको डिवीजन का प्रोसेस आता ही है, आपने x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जब वो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिले तो ये वाला x² कैंसिल आउट हो सके। तो x² को 1 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो x² 1 टाइम्स कितना होगा x², और +4 को भी 1 से करना पड़ेगा, +4 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4 1 टाइम्स हो जाएगा +4, और इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब आपने इनको देखना है प्लस माइनस माइनस, ये देखें कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया -4।
ठीक है। तो इस -4 को अगर आप देखें, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। अगर इसमें कोई यहाँ पे वेरिएबल लिखा होता और उसके ऊपर जो पार होती वो जो बाहर आपके पास पॉलिनोमियल लिखी हुई है उससे बड़ी होती, तो हम स्टेप को करते रहते जब तक कि वो प्रॉपर फॉर्म में ना आ जाता। तो यहाँ पे 4 के साथ कोई आपके पास वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर कोई पार ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। बाहर वाला जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे जो हमारे पास बच रही होनी चाहिए उसकी डिग्री कम, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब है ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमने इसको लिखना होता है, ये आपको लिखना भी आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इस इंटीग्रल को लेट कर लेंगे आई के इक्वल, कि हमारा इंटीग्रल जो है ये आई है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ हम लिख लेंगे dx, ठीक है। अब आपने इसको लिखना है, ये आपने सीखना है कि हम इसको किस तरह लिखेंगे। हम इंटीग्रल का साइन डालेंगे इस तरीके से और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1। अगर वैसे बीच में स्टैंडर्ड जो होता है डिफ़ॉल्ट जो प्लस का साइन होता है, क्योंकि यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसके बाद रिमाइंडर लिखना होता है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 है तो इसलिए हम लिखेंगे -4 और जिससे आपने डिवाइड किया होता है उसको आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमने इसकी फॉर्म बना ली और ये पूरी की पूरी एक टर्म है। आप इसको सॉल्व भी करेंगे एलसीएम लेके तो वापस आपको ये मिलेगी। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करना। अब आप देख सकते हैं 4 के नीचे जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसमें x की जो डिग्री है वो 2 है और ऊपर x है ही नहीं, आप उसको x की पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए। तो नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा हो चुकी है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इम्प्रॉपर से हम किस में आ गए, प्रॉपर फॉर्म में आ गए हैं। और अब यहाँ पर डिफरेंशियल को आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ये स्टेप आपने याद रखने हैं, ये आपको इंटीग्रल में हेल्प करेंगे। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जब हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, आप देख सकते हैं पहली टर्म 1 है, फिर माइनस का साइन है, फिर अगली टर्म ये 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, दो अलग अलग टर्म्स हो, आप जो है इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं, यानी इंटीग्रल को उन सब पे अलग अलग अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल्स टू, ये जो 1 है इस पर इंटीग्रल अलग से अप्लाई होगा, मैं लिखूंगा 1, उसके साथ डिफरेंशियल अलग से आएगा इस तरीके से, आगे माइनस का साइन, 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे इंटीग्रल अलग से अप्लाई होगा इस तरीके से, यानी 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ आएगा dx अलग से। अब आपको इंटीग्रल आता है, 1 को किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर किसी इंटीग्रल में कोई कांस्टेंट लिखा हो, कांस्टेंट इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाता है, और खाली 1 लिखा हो तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाई हुई है 3.2 में। आपने क्या करना होता है, आप देखें डिफरेंशियल जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ कौन सा वेरिएबल है, उधर है x, तो इस पूरे इंटीग्रल की इंटीग्रेशन होगी जस्ट x। अगर यहाँ पे y होगा तो y लिख दीजिएगा। इसकी और भी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है, जस्ट समझाने के लिए इतना काफ़ी है। तो माइनस, और यहाँ पे आप देखें 4 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम हमेशा इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और 4 की जगह पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा, डिवाइड का साइन, x को अब ऐसे ही रहने दें एक्स स्क्वायर, और 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पे लिख दूंगा dx साथ वैसे का वैसे। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप कह लें, मैंने बताया है कि जब भी कोई इंटीग्रल इस तरह का आ जाए कि उस पर लिखा हो 1 ओवर, नीचे कोई कॉन्स्टेंट हो उस पर स्क्वायर हो, प्लस सम कोई वेरिएबल टर्म हो उस पर स्क्वायर हो, और यहाँ पे डिफरेंशियल मेंशन्ड हो, तो आप इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। ये मैंने अभी आपको पीछे याद भी करवाई है और कहा है कि आपको याद होनी चाहिए प्लस कांस्टेंट सी, इस तरह की फॉर्म की। तो मैंने यहाँ पे 2 पे स्क्वायर इसलिए बनाया, आप देख सकते हैं ऊपर 1 है, ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ ही जाता है। जिस तरह हम देखें 4 था तो हमने उसको बाहर लिखा तो यहाँ पे 1 आ ही गया। नीचे वेरिएबल टर्म है, देखें एक उस पर स्क्वायर आ रहा है, बीच में प्लस का साइन भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, उस पर भी स्क्वायर आ रहा है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है इस वाले रिजल्ट से। और ये आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में, उसमें कोई इशू नहीं है। प्लस साइन के लिए अगर माइनस साइन होता, आगे इस तरह के रिजल्ट्स हैं जिसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है तब फर्क पड़ता है, इस केस में फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप यहाँ पे इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आप लिखेंगे इंटीग्रल आई इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी 1 ओवर a, मतलब आप लिखेंगे 1 ओवर a मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, तो x वाली तो वेरिएबल टर्म है, ये 2 कांस्टेंट है जो स्क्वायर के नीचे लिखा होगा, तो 1 ओवर 2 tan इनवर्स x मीन्स वेरिएबल, जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे जो भी टर्म होगी वो वेरिएबल होगी, तो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे x ही है, तो x ओवर a अगेन कांस्टेंट जो कि 2 है अभी बताया, और प्लस क्या कर देंगे जनरल कांस्टेंट c। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इसे कैंसिल आउट कर दें, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा i इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 1 टाइम्स 2 ही हो जाएगा tan इनवर्स x ओवर 2
ठीक है, और प्लस सी। तो ये हमारे पास हमारी जो इंटीग्रल है उसका रिजल्ट आ गया। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको स्टार्ट में देखेंगे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए कि वो इसको गैस ना कर पाए कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रल आसान हो जाए। लेकिन जितनी अच्छी कमांड आपकी चैप्टर नंबर 2 पे होगी, यानी डेरिवेटिव्स के ऊपर होगी, उतनी जल्दी आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जितना अच्छा आता आएगा उसमें उसी के लिहाज से आपको उतनी आसानी बनती जाएगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल 1/x मल्टीप्लाई हो रहा है log x से और साथ डिफरेंशियल इन x है यानी dx है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर देखता हूँ कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि आपको जितने अच्छे डेरिवेटिव्स पे कमांड होगी उतनी जल्दी आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सिमिलर लिखी हुई हैं, उनमें कुछ रिलेशन है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर डेरिवेटिव निकालें किसका, log x का, मैं यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकाल के बताता हूँ log x का। तो log x का डेरिवेटिव हम किस तरीके से निकालते थे, आप लोगों को याद होगा, जब भी log वाला फंक्शन आता था, लॉगरिथमिक फंक्शंस आते थे, उस पर आप डेरिवेटिव अप्लाई करते थे, तो जो उसके आगे आप एंगल कह लें या आप कह लें जो भी आगे चीज़ लिखी हुआ करती थी, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुआ करती थी, तो log के डेरिवेटिव के लिए आप क्या करते थे 1/, दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, यानी 1/x। तो log x अगर आता था तो आप लिखते थे 1/x, अगर log x+1 होता तो आप लिखते थे 1/x+1, यानी जो भी चीज़ आगे आती थी उसको आप इस तरह रेशियो फॉर्म में ले आते थे। और उसकी इस वाली चीज़ का, जिसको हम बोल सकते हैं उसके एंगल का या जो उसके आगे लिखा होता था, इस चीज़ का फर्दर डेरिवेटिव भी लेते थे। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो आप इस x का डेरिवेटिव लेते थे, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर बनेगा 1/x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1/x से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं डालेगा, 1/x ही रहेगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चली कि log x का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो आता है 1/x, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/x मौजूद है। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो ये देखें, ये 1 है, ये नीचे x है। तो ये इसका एक आपको रिलेशन पता चल रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आपको इस तरह की चीज़ें गैस हों आपके इंटीग्रल में, तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है आपका क्वेश्चन और आसान कर दे। तो हम भी यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले इसको थोड़ा बेहतर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि मैं इसमें क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे इंटीग्रल को मैं लिख लेता हूँ कि ये इंटीग्रल i के इक्वल है, i फॉर इंटीग्रल। तो 1/x log x, ये मैंने वैसे उतार लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर फॉर्म में लिख लेता हूँ समझाने की खातिर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ इंटीग्रल 1/x आगे मल्टीप्लाई बाय 1/log x और साथ में लिख देता हूँ dx। अब जो इसमें इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपने इस पे फोकस रखना है 1/x पे और dx पे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें पता चला कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो हम log x को सपोज करवा लेते हैं। जिस तरह स्टार्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर हमें जिसका डेरिवेटिव मिल रहा था हमने उसी चीज़ को सपोज करवाया था। तो हम भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे, सपोज कर लेते हैं कि जो log x है ना वो t के इक्वल है, log x t के इक्वल है। और अब आपने इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करना है। डिफरेंशियल का मैं आपको मेथड पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ पे दोबारा हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, dt, जो फंक्शन आगे लिखा होता है इसका डेरिवेटिव ले लें। log x का डेरिवेटिव बता चुका हूँ 1/x होता है, और इसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई करा दें जो भी डेरिवेटिव यहाँ पे आता है डिफरेंशियल से। आपने x के रिस्पेक्ट लिया तो यहाँ पे आप लिख दें dx, ये हमने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें जब आप सब्स्टिट्यूशन कुछ करते हैं तो जो आपको यहाँ पे लिखा होता है आपने दोनों की दोनों वैल्यूज आपने ओरिजिनल इंटीग्रल में पुट करवानी होती है। तो आप देखिए ओरिजिनल इंटीग्रल में 1/x, मैं इसको यहाँ पे इस तरह सर्कल कर रहा हूँ समझाने के लिए, 1/x इंटू dx तो पहले से लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 1/x dx यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो वो पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ सकती है, dt के, और log x आपने खुद से लेट किया हुआ है t के। तो अगर मैं इस सारी वैल्यूज़ को ऊपर सब्स्टिट्यूट करवा दूँ तो मेरे पास फाइनल क्या बनेगा, इंटीग्रल i इक्वल्स टू 1/x dx की जगह पे आप लिख देंगे dt, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/x dx की जगह पे dt लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dt, इस 1 को आप वैसे ही रहने दें और नीचे डिवाइड का साइन, और यहाँ पे जो log x लिखा हुआ है वो आपके पास है, वो किसके इक्वल है, वो है t के इक्वल। तो देखें आपने अपने इस इंटीग्रल को जो स्टार्ट में काफ़ी मुश्किल सा लग रहा था, आपने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए कन्वर्ट कर लिया 1/t dt में। अब आपको पुराने फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, उन रिजल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इंपॉर्टेंट फार्मूला था, मैं मैंशन करता हूँ यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल ऐसा है लाइक 1/x
dx, और उसमें ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए आपको कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर आप देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, वो देखें ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अगर नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो तो इसका आंसर होता है हमेशा, इसकी इंटीग्रेशन हुआ करेगी log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू उस चीज़ की जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, और प्लस क्या कर दिया करेंगे कांस्टेंट c। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो t है नीचे डिनोमिनेटर में, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालें, सेम वेरिएबल का सेम के रिस्पेक्ट क्या होता है 1, वो ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे इस वाले रिजल्ट के थ्रू हम लिख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रल इक्वल होना चाहिए log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर यानी t, और साथ क्या लिख देंगे प्लस c प्लस जनरल कांस्टेंट। अब क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, और मैंने आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी समझाया, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया करेंगे तो फाइनल आंसर में आपने वैल्यू को वापस पुट करना है, जो नया वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था t, तो t की वैल्यू है log x के इक्वल, तो यहाँ पे आपने t की वैल्यू वापस पुट करनी है। तो हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा i इक्वल्स टू log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t, यानी t जो है log x के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे log x प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है। ये लिखा हुआ इंटीग्रल e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस 3, और यहाँ पर डिफरेंशियल लिखा हुआ है dx। यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, और फिर दोबारा मैं वही बात करूँगा, आपके जितनी अच्छी कमांड चैप्टर नंबर 2 पे होगी, डेरिवेशंस के ऊपर होगी, डेरिवेटिव्स के ऊपर होगी, उतनी जल्दी आप इन चीज़ों को गैस कर पाएंगे। बाकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उससे चीज़ें और आसान होती जाएंगी। तो आप यहाँ पर डिनोमिनेटर पर फोकस करें, वो लिखा हुआ है e रेज़ टू पावर x प्लस 3। मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर लिखें डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू, तो जब यहाँ पे दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब है डेरिवेटिव इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा। तो सबसे पहले e रेज़ टू पावर x पे अप्लाई होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये आपको निकालना सिखाया हुआ है। तो ये होगा e रेज़ टू पावर x, इसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं, और जो इसके ऊपर आपको ये पार्ट नज़र आ रही होती है, इसको समझने के लिए कह लें इसका डेरिवेटिव आगे लिखना पड़ता है। तो x का डेरिवेटिव आगे क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से dx ओवर dx, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आगे आता है। ये प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू पावर x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है वो 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी इस सारी चीज़ का अगर आप डेरिवेटिव निकालें, जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वो आती है e रेज़ टू पावर x, और वो आप देखें वो ऊपर मौजूद है। तो जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब आपको दो एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह का रिलेशन मिले कि एक चीज़ का डेरिवेटिव दूसरी चीज़ बन रही है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके काम आ सकता है, वो आपके इंटीग्रल को आसान बना सकता है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो जिस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है हम उसको सपोज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अपने इंटीग्रल का नाम रख लेंगे कि ये i के इक्वल है, ये आपको हेल्प करेगा खास करके 3.4 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस 3। मैंने क्वेश्चन को भी वैसे नोट डाउन किया है, ये dx वैसे का वैसे ही। अब हम सपोज करते हैं इस नीचे वाली टर्म को जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, जिस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है। तो हम लिखेंगे सपोज कि ex प्लस 3 किसके इक्वल है, t के। तो हम लिख लेंगे t जो है वो इक्वल है e रेज़ टू पावर x प्लस 3 के। अब आपने इन पे दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल अप्लाई करना है, वो भी सिखा चुका हूँ। तो t का डिफरेंशियल क्या होता है, वो होता है dt इक्वल टू का साइन ex प्लस 3 का अब आपने डेरिवेटिव लेना है इस पूरे फंक्शन का। तो वो मैंने अभी आपको यहाँ पे लेके भी बताया, वो आता है ex, यानी आप ex का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा ex, 3 का डेरिवेटिव 0। तो जब आप सारा डेरिवेटिव लिख लेते हैं तो उसके साथ डिफरेंशियल आपने लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट लिया है। तो यहाँ पर आप लेंगे dx, यहाँ पे लिखेंगे dx, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल एक तरह का चेंज इन वेरिएबल बता रहा होता है, और कंप्लीट डेरिवेटिव पूरा चेंज इन फंक्शन बता रहा होता है। इसके आगे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हैं, वो अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँ। तो जब आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली हैं, इनको यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ अब आपने ओरिजिनल इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे i इक्वल्स टू, इंटीग्रल का साइन डालेंगे, ऊपर आप देखें e रेज़ टू पावर x है और dx है। तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर x dx पूरा किसके इक्वल है, dt के। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ की जगह पे तो जस्ट क्या आ जाएगा dt। तो मैं लिख देता हूँ dt, ठीक है, नीचे डिवीजन का सिंबल यानी डिवाइड लाइन, और ex प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, वो आएगा t के, क्योंकि हमने इसको t के इक्वल लेट किया हुआ है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और आसान बना लेता हूँ, यानी मैं लिख लेता हूँ i इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 ओवर t, और यहाँ पे क्या आता है dt।
अब जो लास्ट रिजल्ट मैंने यूज़ किए अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, मैंने एक रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट बताया है, इंपॉर्टेंट फार्मूला कह लें, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कह लें, उसको समझने के लिए कि जब भी कोई ऐसा इंटीग्रल आए जिसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x निकालें तो 1 होता है और वो ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो इसका आंसर हमेशा होता है नेचुरल लॉग यानी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी x जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं प्लस सम कांस्टेंट c। तो आपने यही रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं नीचे t लिखा हुआ है और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालें तो 1 आता है, वो ऊपर मौजूद है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है वो होगा i इक्वल्स टू लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर जो कि t है और प्लस क्या कर देंगे उसमें कांस्टेंट c, इस तरीके से। अब आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है उसमें आपने जो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया होता है उसकी वैल्यू वापस पुट करनी होती है। हमने न्यू वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो था t और वो इक्वल है ex+3 के, तो आपने इसकी वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर देनी है। तो हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा i इक्वल्स टू नेचुरल लॉग, आगे एब्सोल्यूट वैल्यू t की वैल्यू ऊपर से पुट कर दें, वो है e⁻x+3, तो e⁻x+3 प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रल, उसके अंदर है x+b डिवाइडेड बाय x² + 2bx+c और उसके ऊपर होल पावर 1/2 है, जिसको आप स्क्वायर रूट भी पढ़ सकते हैं, और साथ लिखा हुआ है डिफरेंशियल इन x यानी dx। तो अब यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे और आपको जितनी अच्छी डेरिवेशन आती होगी उसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो 1/2 के नीचे बेस लिखी हुई है जो कि एक पॉलिनोमियल है x² + 2bx+c, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। अभी ऊपर कुछ मिसिंग है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन इस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। कैसे? तो मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ नीचे लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव निकाल कर बताता हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे लिखी हुई है वो लिखा हुआ है इस पार के नीचे डेरिवेटिव, मैं इसका निकाल के आपको बता रहा हूँ, वो लिखा हुआ है x² + 2bx+c। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x² + 2bx+c, c मीन्स कांस्टेंट। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें तो इन सब पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा। x² के ऊपर पावर रूल की मदद से डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2x। 2bx में 2b कांस्टेंट है, इसको आप सेपरेट कर लें, ये तो एक तरह का हम कहते हैं बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा x। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालें तो वो होता है 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता ही है वो 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2x + 2b 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2b, और इसमें से अगर आप 2 कॉमन भी निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x + b। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि इस नीचे जो ये जो चीज़ पार के नीचे लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है एक तरह का, जस्ट 2 मिसिंग है, x + b है, जस्ट क्या मिसिंग है 2। और मैं 3.2 में बता चुका हूँ कि अगर इस तरह का आपके पास कोई सिनेरियो बन जाए कि डेरिवेटिव कंप्लीट मौजूद हो लेकिन कोई कांस्टेंट मिसिंग हो, तो आप उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं और अपने डेरिवेटिव को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे ये क्लियर हुई कि इस चीज़ का रिलेशन ऊपर वाली एक्सप्रेशन से है कि इस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर बन पा रहा है। तो ऐसे केसेस में मोस्टली हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसकी मदद से आपका इंटीग्रल क्या हो जाता है आसान और हम चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम लगाएंगे। तो पहले हम अपने इंटीग्रल का नाम रख लेते हैं कि ये i के इक्वल है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर इसमें मौजूद है x + b, नीचे हमारे पास मौजूद है x² + 2 टाइम्स ऑफ bx + c, और उसके ऊपर होल पावर क्या है 1/2, और यहाँ पे डिफरेंशियल मेंशन कर देता हूँ dx। तो हम सपोज करेंगे जिस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं, यहाँ में लग रहा है पड़ा हुआ, उसी चीज़ को सपोज करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि x² + 2bx+c किसके इक्वल है t के। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि सारी की सारी वैल्यू, सारी की सारी एक्सप्रेशन जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यानी x² + 2bx+c ये किसके इक्वल है, ये t के इक्वल है। अब जिस तरह पीछे भी बताया, जब आप इसको लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, अब आपने इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करना है। तो t का डिफरेंशियल आप निकालेंगे, वो आएगा dt। इन सब पे अलग अलग आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है और मैं यहाँ पे आपको करके बता चुका हूँ। x का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स ऑफ x यानी 2x,
2bx का डेरिवेटिव होता है 2b, ये आपको चीज़ें आती हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, यहाँ पे निकाल कर बता दिया आपको। और जब आपका डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो इन सब के साथ आपने लाजमी डिफरेंशियल मल्टीप्लाई करना होता है जिसके आप रिस्पेक्ट ले रहे होते हैं, यानी आपने x के रिस्पेक्ट यहाँ पर डेरिवेटिव लिया तो मैंने इन सब के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाना है, dx, ठीक है। और अब इस चीज़ में मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस b और यहाँ पे आ जाएगा dx वैसे का वैसे। तो जब आप ये सारे स्टेप्स कर लें, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अब आपने ये वैल्यूज़ वापस अपने ओरिजिनल इंटीग्रल में जो आपको गिवन होता है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी होती हैं। तो आप देखिए ऊपर x प्लस बी तो लिखा हुआ है और साथ dx लिखा हुआ है, जबकि जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आई है उसमें x प्लस बी के साथ 2 भी लिखा हुआ है। अब हमारे पास दो जो हैं चांसेस हैं, दो आप कह लें ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं कि या तो आप ओरिजिनल इंटीग्रल में 2 इंट्रोड्यूस करवाएं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें 2 को बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और बाहर 2 को डिवाइड करवा दें, या फिर 2 को यहाँ से इस तरह मैनेज कर लें कि आप ये वाली वैल्यू आसानी से ऊपर पुट कर पाएँ, क्योंकि अभी आप ये पूरी वैल्यू ऊपर पुट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर x प्लस बी डी एक्स है और यहाँ पर x प्लस बी साथ डी एक्स और उसके साथ 2 भी लिखा हुआ है, हम उसी को डी टी के इक्वल रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से ये जो 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर मूव कर देंगे तो ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 dt और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा x प्लस बी और साथ dx। अब आप देखें यहाँ पे x प्लस बी डी एक्स की वैल्यू है और ऊपर भी x प्लस बी डी एक्स ही है, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करवा सकते हैं। तो हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे 2 को मैनेज कर लिया। आप दोनों वे से कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वैल्यूज़ को वापस सब्स्टिट्यूट करवाएंगे ओरिजिनल इंटीग्रल में, तो हम लिखेंगे i इक्वल्स टू अपना इंटीग्रल का साइन, ऊपर x प्लस बी और dx वो पूरे का पूरा किसके इक्वल है, 1/2 dt यानी हाफ ऑफ dt, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ dt, हमने ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी, नीचे ये लाइन, और x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c आप देख सकते हैं t के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t और उसके ऊपर पार वैसे की वैसी रहेगी, तो 1/2 वैसे की वैसे। तो हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करवा दिया। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रल में अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो इस तरीके से तो आप उसको बाहर लिख सकते हैं, तो 1/2 को आप बाहर लिख लें और यहाँ पे जस्ट बचेगा 1, नीचे बचेगा t और उसके ऊपर पावर 1/2 है और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब इसको ये बहुत आसान बन गया, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह करना है। हम पहले इसको ऊपर मूव कर लेते हैं, जो t की पावर 1/2 है, जब आप इसको ऊपर मूव कर लेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2 और यहाँ पे बचेगा dt। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, इंपॉर्टेंट फार्मूला आप कह लें, ये मैं भी पिछले भी आपको क्वेश्चन में बताया कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल ऐसा है जिसमें आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हो, उसके ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, मैं जस्ट यहाँ पे जनरली n लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और वो पार कोई भी होने का मतलब है कि कोई भी हो लेकिन -1 ना हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके अलावा कोई भी पार हो, ठीक है। तो जब भी आपके पास यहाँ पर बेस है और उसके ऊपर कोई पार हो और उस बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए, जैसे इस बेस को देखें x है, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x आगे मौजूद है 1, आप किसी के अभी आगे मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, वो अवेलेबल ही होता है। तो तब आप ऐसे इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व करेंगे कि बेस को लिखा करेंगे एक दफ़ा, पार में 1 ऐड कर दिया करेंगे और उसी टोटल से पार से नीचे डिवाइड किया करेंगे और उसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखें ऐसा ही है, इस पार को अगर आप इग्नोर करें तो यहाँ पे जस्ट जो बेस है वो t बनती है और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालें तो 1 होता है, तो 1 सबके आगे मौजूद होता है, मल्टीप्लाई आप लिख भी दें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका भी डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। तो इस रिजल्ट के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लिख सकते हैं कि हमारा इस इंटीग्रल का आंसर बन जाएगा 1/2, इस सारे का आंसर इसके थ्रू बनेगा, बेस वैसे ही यानी t वैसे ही, -1/2 में 1 ऐड कर दें, -1/2 में 1 ऐड कर दें यानी पावर में 1 ऐड, नीचे मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है। ऊपर भी आप सॉल्व करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और प्लस कांस्टेंट c, यहाँ पे ये वाला 1/2 जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रल का आंसर आएगा आपके t -1/2 + 1 जैसा कि बताया 1/2 होता है और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की है तो जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया उसकी वैल्यू वापस पुट करनी है। तो देखें t इक्वल था x² + 2bx + c के, तो हमने इसकी वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करनी है, वापस सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल्स टू t की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि है x² + 2bx + c और उसके ऊपर 1/2 वैसे का वैसे और साथ प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही है। 1/2 की जगह पे आप ये रेडिकल साइन यूज़ कर लें जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो भी इसका मीनिंग यही बनता है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रल, ऊपर लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स और नीचे डिवाइड हो रहा है उससे स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स यानी tan x और साथ डिफरेंशियल लिखा हुआ है dx। यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे। आप लोग जानते होंगे चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा हुआ है कि जो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है और वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे कि जो tan x का डेरिवेटिव होता है tan x, ठीक है, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, तो वो आता है सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। और आगे एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो वो हम आगे लिख नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वो मौजूद है। तो जिस तरह मैं भी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाता आ रहा हूँ कि अगर किसी एक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है या आपको लग रहा है वो साथ मौजूद है, तो वहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके देख लेना है। हो सकता है आपसे उसी से चीज़ें आसान हो जाएँ। और भी बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो, लेकिन अगर आपको कोई एक्सप्रेशन में आपस में इस तरह का रिलेशन मिलता है तो वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करें तो काफ़ी चांसेस है कि आपका इंटीग्रल आसान हो जाएगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि tan का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम tan x को सपोज करेंगे, उसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसी की मदद से इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि ये सारा का सारा जो इंटीग्रल है ये i के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ tan x और साथ डिफरेंशियल है dx। तो जिस तरह बता चुका हूँ, जिस जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो आप उसी को सपोज कर लिया करें। ये कोई एक लाजमी रूल नहीं है, लेकिन अक्सर इसी तरीके से चीज़ वर्कआउट करा करेगी। तो आपके पास यहाँ पे tan है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आप इसको सपोज कर लें। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सपोज tan x किसके इक्वल है, t के। तो हमने सपोज कर लिया कि tan x जो है हमारे पास t के इक्वल है। अब इनके दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल अप्लाई करें तो t का डिफरेंशियल हो जाएगा t, tan का डेरिवेटिव ही लें, वो आपको पता है सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x और आगे क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव ले चुके होते हैं इस फंक्शन का तो डिफरेंशियल से सारी चीज़ को मल्टीप्लाई कराना होता है। तो x के रिस्पेक्ट लिया है तो यहाँ पे डिफरेंशियल होगा dx, उससे आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी इस तरह लिख देना है। अब आपने जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली हैं वो सारी की सारी अपने ओरिजिनल इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा इक्वल, ऊपर देखें सीकेंट स्क्वायर x भी है dx भी है, तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x dx dt के इक्वल है। तो ऊपर जो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनकी जगह पर तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट को आप वैसे लिखेंगे और tan x आप देख सकते हैं t के इक्वल है, तो नीचे आप लिख लें t, ठीक है। तो tan x की जगह पे tan x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें बहुत आसान हो गया इंटीग्रल। अगर मैं इसको समझाने की खातिर इस तरह लिख दूं इंटीग्रल 1 और नीचे आप इसको ऊपर लिख लें t रेज़ टू पावर 1/2, एक ही मीनिंग है, स्क्वायर रूट लिख लें या 1/2 एक ही बात होती है, और साथ यहाँ पे dt, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको ऊपर मूव कर लें। इस तरह का हमारे पास इंटीग्रल लास्ट में भी आ चुका है। तो यहाँ पे जो t की पावर 1/2 है आप इसको ऊपर मूव कर लें, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा t रेज़ टू पावर -1/2 और यहाँ पे जस्ट बचेगा dt। अब मैं आपको पुराना रिजल्ट दोबारा से यहाँ पे लिख दूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल हो और उसमें कोई आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हो और उसकी कोई होल पावर हो, लाइक यहाँ पे कुछ -1/2 है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जनरली n लिख रहा हूँ और वो n जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी -1 के अलावा होना चाहिए वो, ठीक है। तो अगर आपके पास इस पावर को इग्नोर करने के बाद जो बेस बचती है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, जिस तरह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है वो आगे मौजूद होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 आप लिख भी देंगे तो पड़ा हुआ है। तो तब इसका आप इसकी इंटीग्रेशन इस तरह करेंगे कि बेस को लिखेंगे, पार में 1 ऐड करेंगे, उसी टोटल पार्ट से नीचे डिवाइड करेंगे और सम जनरल कांस्टेंट c उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देखें ऐसा ही है हमारे केस में भी। तो यहाँ पे इस -1/2 जो पार है इसको इग्नोर करें तो बेस t बनती है, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t देखना आपने, तो 1 होता है वो आगे मौजूद है। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बेस एक दफ़ा यानी t एक दफ़ा, पार में 1 ऐड यानी -1/2 में 1 ऐड कर दें, इसी पार्ट से आपने टोटल डिवाइड करना है, यानी -1/2 + 1 से डिवाइड करना है और प्लस कांस्टेंट क्या कर दें, c कर दें। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा i, -1/2 में +1 करेंगे तो t रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगा और नीचे भी आपके पास 1/2 हो जाएगा इस तरीके से, और प्लस आ जाएगा आपके पास c। और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इस तरह डिनोमिनेटर में नीचे चीज़ आ रही हो आप इसका रेसिप्रोकल करके इस ऊपर वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया करें, एक ही मीनिंग होता है उसका भी। तो 1/2 का मतलब है 2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ t उसके ऊपर पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब जब आपके पास यहाँ तक करने के बाद ये फाइनल आंसर मिल जाए तो आपने इसमें वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी है, वापस पुट करनी है जिस वेरिएबल को आपने इंट्रोड्यूस कराया था। तो हमने सब्स्टिट्यूशन में t को लेट किया था, सपोज किया था tan x के इक्वल, तो आपने उसकी वैल्यू यहाँ पे वापस रिटर्न करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा i =
2, t की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि बनती है tan x, ठीक है, और इस पर पावर 1/2 लिख लें या स्क्वायर रूट डाल लें, दोनों के मीनिंग सेम है, और सब प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। ये पार्ट नंबर ए आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसके बाद हम पार्ट नंबर बी करेंगे। तो जो पार्ट नंबर ए है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट, यानी आपने बेसिकली प्रूफ करना है कि जो ये लेफ्ट साइड है ये इक्वल आती है इस राइट साइड के, यानी इस इंटीग्रल का ये आंसर होता है। ये रिजल्ट भी है, आप इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, और अभी हमने ये शो करके दिखाना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पर भी हमने सब्स्टिट्यूशन की ही मदद लेनी है, और कुछ खास सब्स्टिट्यूशन हैं जो कि आपके बुक में मेंशन भी हैं। सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के टाइटल के अंडर आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वो आपको याद होनी चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आपके पास आए आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तब आपको इस तरह के इंटीग्रल सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो उसमें से एक जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज़ इस तरह की आए, यानी आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी जो मैं आपको सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो ऐसे केस में आपने ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है कि आपने क्या करना है, आपने लेट करना है, आप कह लें आपने सपोज कर लेना है एक्स को किसके इक्वल, ए सीकेंट थीटा के। ये सब्स्टिट्यूशन आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास इंटीग्रल में कोई चीज़ आपको इस तरह की दिख रही हो, तो वहाँ पे आपने जो वेरिएबल वाली टर्म है जो आपको स्क्वायर के नीचे नज़र आएगी, वो कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जी कुछ भी हो सकती है, x+1 भी हो सकती है, आपने उस चीज़ को लेट कर लेना है इक्वल्स टू ए मीन्स कॉन्स्टेंट, जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे कॉन्स्टेंट नज़र आ रहा होगा, और आगे सीकेंट थीटा, यानी x = a सीकेंट थीटा आपने लेट कर लेना है। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, उसमें जो इंटीग्रल है उसके डिनोमिनेटर में आपको इस तरह ही की टर्म नज़र आ रही है, इसी तरह की एक्सप्रेशन नज़र आ रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्योंकि इसको शो करना है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जो इसमें इंटीग्रल लिखा हुआ है ये चीज़, और इसको आई के इक्वल रख लेंगे कि ये हमारा इंटीग्रल है आई = dx, ऊपर डिफरेंशियल मेंशन है, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आप x² माइनस a स्क्वायर नज़र आ रहा है, एक वेरिएबल टर्म है उस पर स्क्वायर है, एक कांस्टेंट टर्म है उस पर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, और याद रखिएगा वेरिएबल टर्म पहले होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म बाद में होनी चाहिए, तब आपने उसमें वेरिएबल टर्म को लेट करना है इक्वल टू a सीकेंट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो x² माइनस a स्क्वायर एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, तो यानी यहाँ पे तो डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे कि लेट कर लेते हैं x को, जो वेरिएबल टर्म है यहाँ पे स्क्वायर के नीचे x है, तो ये वेरिएबल टर्म है इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे स्क्वायर के नीचे कांस्टेंट a ही है तो a ही लिखेंगे, कुछ और होता तो वहाँ पे वो लिखते, अगर a की जगह पे 5 होता तो 5 लिखते, इधर x की जगह पे x+1 होता तो यहाँ पे x+1 लिखते, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली इसी से मैच कर रहा है, तो हम इसको इसी तरह सपोज करेंगे, इसी तरह लेट करेंगे। तो x लेट कर लेंगे इक्वल्स टू a सीकेंट ऑफ थीटा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। तो x का डिफरेंशियल, मैं पीछे भी डिफरेंशियल लेना बता चुका हूँ, तो यहाँ पे x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx। अब यहाँ पे आपने सारी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है। तो a तो कांस्टेंट है, इसको आप सेपरेट लिख लेंगे, और सीकेंट का डेरिवेटिव आपको याद है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है कि सीकेंट का डेरिवेटिव होता था सीकेंट थीटा टेन थीटा। अगर यहाँ पे x होता था तो सीकेंट x का डेरिवेटिव कहते थे टेन x और सीकेंट x, यानी सीकेंट x टेन x बोल लें या टेन x को पहले बोल लें, सीकेंट x को बाद में बोल लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा सीकेंट थीटा और टेन थीटा। और आगे एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता है, तो थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होता है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। और क्योंकि हमने डिफरेंशियल अप्लाई किया है, तो जब इस चीज़ का आप डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो आपने उसको मल्टीप्लाई कराना होता है उस डिफरेंशियल से जिसके रिस्पेक्ट आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया होता है। तो यहाँ पे थीटा की रिस्पेक्ट बात हो रही है, तो इस सारी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डी थीटा के साथ, और वो इस तरीके से हमने आगे लिख देना है। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे हम dx लिख देते। अब जब आप ये दोनों स्टेप कर लेंगे, अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ अपने ओरिजिनल इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट करा देनी है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल इंटीग्रल है i, जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, वो इक्वल हो जाएगा, ऊपर देखें dx है, उसकी जगह पे पूरी वैल्यू आ जाएगी a सीकेंट थीटा टेन थीटा और साथ क्या आ जाएगा d थीटा। ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करवा दी। नीचे लाइन इस तरीके से डालेंगे, स्क्वायर रूट है हमारे पास, और x की जगह पे वो वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी होगी। तो x की जगह पे आप देखें लिखना पड़ेगा a सीकेंट थीटा, तो आप लिखेंगे a सीकेंट थीटा, और उस पर क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर पूरी वैल्यू के ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर
माइनस का साइन, आगे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो हमने किसी को लेट ही नहीं किया, तो ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए हमने पूरी की पूरी वैल्यू जो हमने यहाँ पे लेट करी थी वो अपने ओरिजिनल इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करा दी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इंटीग्रल आई इक्वल हो जाएगा, ऊपर ए सीकेंट थीटा वैसे ही रहेगा और टेन थीटा भी वैसे का वैसे ही रहेगा और डी थीटा भी वैसे का वैसे ही रहेगा। नीचे हमने सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको पता है ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और सीकेंट थीटा पे भी स्क्वायर है तो वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन है, तो अगर हम यहाँ पे लिख लें ए सीकेंट थीटा टेन थीटा और यहाँ पे साथ है डी थीटा, यहाँ पे डिवीजन का साइन। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर कॉमन है, मैं स्टेप बचाने के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, इसमें इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा जस्ट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये स्क्वायर तो बाहर आ चुका होगा तो उसकी जगह पे 1 और ऊपर होगा स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट दोनों चीज़ों पे अलग अलग होगा, यानी ए स्क्वायर पे ये अलग से अप्लाई हो रहा होता है, मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा पे ये अलग से अप्लाई हो रहा होता है इस तरीके से। तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यानी यहाँ पे ए को आपको बाहर लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ए आगे स्क्वायर रूट और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरीके से। तो ये मैंने कुछ स्टेप बचाने के लिए यहाँ पे आपको लिख दिए। तो यहाँ पे हम इस पूरी चीज़ को लिख सकते हैं, ए बाहर आ चुकेगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट बचेगा और उसमें बचेगा जस्ट सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ए इस ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर आएगा आपके पास सीकेंट थीटा, यहाँ पे आपके पास आएगा टेन थीटा, साथ होगा डी थीटा। अब आपको ये आइडेंटिटी क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होनी चाहिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ है। तो अगर ये प्लस 1 को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लूँ तो हमें एक वैल्यू मिलती है जो कि टेन स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये वाला प्लस 1 यहाँ ला के माइनस 1 करने के बाद इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है जिसके नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर और थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा हो या टेन थीटा के ऊपर होल स्क्वायर हो, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास आई इक्वल्स आ जाएगा सीकेंट थीटा के, जो कि ऊपर लिखा हुआ है टेन थीटा, ये भी न्यूमरेटर में मौजूद है, साथ डी थीटा वैसे का वैसे ही, और नीचे क्या बचेगा, कैंसिल करने के बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देखें ये टेन थीटा इस टेन थीटा से भी क्या हो गया, कैंसिल। और अब आपके पास फाइनल जो बचा वो बचा इंटीग्रल, और यहाँ पे बचा सीकेंट थीटा और डी थीटा। अब ये चीज़ आपने 3.2 में यहाँ पे यूज़ हुई होगी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में भी मेंशन्ड है कि कुछ चीज़ों की इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वो हमें मौजूद है फार्मूलाज की शक्ल में, बुक के अंदर मेंशन्ड है। तो इसी तरीके से सीकेंट थीटा की भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट मौजूद है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, ये मैंशन भी है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ जनरली कि जब भी आपके पास यहाँ पे सीकेंट x आएगा, इंटीग्रेशन आपको करने को मिलेगी सीकेंट x dx की, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं log एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सीकेंट x प्लस tan x, ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट c। और अगर यहाँ पे 2x होगा तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप निकालेंगे, वो 2 आएगा, और इस सीकेंट x प्लस tan x के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे एंगल कुछ हो तो उसका डेरिवेटिव आपको इनके नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सीकेंट थीटा है, तो हम इस वाले रिजल्ट के थ्रू इसका डायरेक्ट आंसर कोट कर सकते हैं, इसकी डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन है वो कोट कर सकते हैं। तो वो है लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिखा है जनरली, अगर थीटा है तो थीटा आप लिख देंगे, प्लस tan ऑफ थीटा प्लस सम कांस्टेंट c। अब वैसे तो हमने इसकी पूरी इंटीग्रेशन कर ली है, इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ वापस लेके चलूँ तो आप देखिए हमने जो चीज़ प्रूव करानी थी, जो चीज़ शो करवानी थी, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c।
और यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आ रही है उसमें आपको देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास जो है लिखी हुई है, यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ है, सीकेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट सी है। तो हमें इन सीकेंट और टेन की जगह पे एक्स को इंट्रोड्यूस कराना है, तभी हम अपनी चीज़ को ओरिजिनली शो कर पाएंगे। मैं भी इस कांस्टेंट का नाम जनरली C1 रख रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आप इसको जनरली C भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको जाके आगे कन्वर्ट करना है इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे C1 कह रहा हूँ। एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जनरल है। तो अब हमने सीकेंट और टेन को यहाँ पे रिप्लेस कराना है, हमने इसकी वैल्यूज को वापस अलजेब्राइक फॉर्म में लिखना है जो कि ऊपर हमें प्रूफ के अंदर गिवन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ हमने सपोज की है हम उसी से वो वैल्यूज निकालेंगे जो हमें चाहिए। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें सीकेंट की वैल्यू चाहिए और टेन की वैल्यू चाहिए। तो आप देखें ये जो चीज़ सपोज की थी मैं इसके सामने ही लिख रहा हूँ आसानी के लिए। यहाँ से आप सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये a मल्टीप्लाई हो रहा है सीकेंट थीटा से, तो इस a को हम वहाँ जाकर डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड पे, तो इधर से वैल्यू एक निकलती है जो कि इक्वल आएगी x ओवर a इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो देखें सीकेंट की वैल्यू तो आपको मिल गई, मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे नीचे सब्स्टिट्यूट करवा देता हूँ, नीचे पुट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल्स टू लॉग सीकेंट थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू यानी x ओवर a प्लस अब सिर्फ tan की वैल्यू रह गई। अब tan की वैल्यू भी आपने निकालनी है। अब आपने ये वाली आइडेंटिटी जहन में रखनी है कि tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैंने अभी आपको बताई है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं अगर ऊपर यहाँ पे यही लिख लूँ ये वाली ही आइडेंटिटी कि tan स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और इनके दोनों साइड्स पे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँ क्योंकि मुझे tan की वैल्यू नीचे चाहिए, ये उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा tan थीटा और सीकेंट थीटा की सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू पता है x ओवर है, तो आप वो यहाँ पे पुट कर दें तो वो हो जाएगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और इस हाथ पे हो जाएगा -1। तो देखें आपको tan की वैल्यू भी मिल गई। तो इसी तरीके से जो चीज़ आपने सपोज की होगी आप उसी में से आपको जो वैल्यूज चाहिए होंगी आप सारी निकाल सकते हैं। बाकी आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटीज़ है, इस तरह की और भी हैं 2 आइडेंटिटीज़, वो आपके जहन में होंगी तो आपको और आसानी मिलेगी। तो सीकेंट थीटा की तो वैल्यू x ओवर a आ गई है, tan की वैल्यू ये है, इसको मैं नीचे सॉल्व कर लूँगा, फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो मैं आइए इसकी वैल्यू भी हम पुट करा देते नीचे। तो tan थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1, मैं ऊपर से देख लूँ फाइनल वैल्यू ताकि गलत ना पुट हो, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिखना है एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अभी ये सम कांस्टेंट C1 है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप कह लें, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर a। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख लें। a स्क्वायर और 1 का एलसीएम आपको पता है a स्क्वायर ही आएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट इन सब पे वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज प्लस C1। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ओवर a। ये स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग है, ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग। तो जो ऊपर लिखा हुआ है यानी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उस पर तो ये स्क्वायर रूट अलग से आएगा, और जब आप इस पे नीचे पे अलग से a स्क्वायर पे ये स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे जस्ट आ जाएगा a, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस सम कांस्टेंट C1। तो अब हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे I इक्वल्स टू लॉग, अब देखें इधर भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, x ओवर a है प्लस और ये आगे पूरी चीज़ लिखी हुई है, आप इन दोनों में देखें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इनमें a ही आएगा। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें तो जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू क्लोज और यहाँ पे सम कांस्टेंट C1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जस्ट लॉगरिथमिक जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपने अप्लाई करना है कि अगर यहाँ पे लॉग लिखा हो और आगे दो चीज़ों की रेशियो हो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस डिवीजन फॉर्म से सब्ट्रैक्शन में। यानी अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग के आगे लिखी हों तो आप दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिखा हो आप उनको एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर लॉग के आगे दो चीज़ों की रेशियो लिखी हो डिवीजन फॉर्म में इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हो तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ a
मैंने देखें दोनों पे लॉग अलग अलग अप्लाई हो जाता है, और इसको हम कहते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर दिया है, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया, सम कांस्टेंट C1। अब आप इसको जनरली लिख दें तो ये इक्वल आ चुका है I इक्वल्स टू लॉग, मैं इसको जनरली लिख रहा हूँ ये पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हुए, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी चीज़ इसको हम कुछ कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ हो रहा होता है वो कोई जनरल कांस्टेंट होता है, हम उसकी कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते हैं, हम उसको जनरली यहाँ पे C लिख रहे होते हैं। तो ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। C1 तो पहले से कांस्टेंट था, और ये जो लॉग ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू है ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो दो चीज़ें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, और अगर वो कांस्टेंट है तो आपको कोई ना कोई आंसर में कांस्टेंट ही देंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इसको से कह लेते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो कि लिखी हुई है माइनस लॉग ऑफ A प्लस C1 ये किसी कांस्टेंट C के इक्वल होगा, इसलिए मैंने उसका नाम C1 रखा था ताकि एंड पे जो हम यूज़ कर सकें C और वो हमारे बिल्कुल प्रूफ से मैच कर सके। तो ये पूरी की पूरी चीज़ कोई कांस्टेंट है, तो इसको हम जनरली कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज़ किसी कांस्टेंट C के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस C। अब आप देखें ये जो चीज़ हमने यहाँ पे बना ली है ये एग्जैक्टली रिजेंबल करती है हमारी राइट हैंड साइड से। इसका मतलब एक तरह का हमने जो लेफ्ट हैंड साइड से अपना इंटीग्रल सॉल्व करना शुरू किया था, हमने उसको राइट हैंड साइड तक पहुंचा दिया है, और यही फॉर्म हमने प्रूफ करके दिखानी थी, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए यही फॉर्म थी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, जो हमें चाहिए थी, और हमने भी यही बना ली है लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व करना स्टार्ट करी और आपको राइट हैंड साइड मिल गई, तो हमारा प्रूफ खत्म हो गया। हमने इसको शो कर दिया कि वाकई में ये इंटीग्रल इसी के इक्वल आता है, और आपने ये वैसे भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आप कहीं इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर A। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके B वाले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर B नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है शो दैट, जिस तरह हमने पार्ट नंबर A किया है उसी तरीके का पार्ट नंबर B है। यहाँ पे भी आपने शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि जो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू इस राइट साइड के इक्वल आती है। तो यहाँ पे भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है, एक खास सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है। पार्ट नंबर A में भी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है। ये कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि आपकी बुक में मैंशन भी हैं, आपको ये याद होनी चाहिए, और ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस आपको हेल्प करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में। तो लास्ट वाली जो इंटीग्रल में हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की है वो उसके लिए फीजिबल थी, उसके लिए फेवरेबल थी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इंटीग्रल, इसके लिए भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है, हम वो याद रखेंगे, उसी के थ्रू हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में बता देता हूँ जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, आपने याद भी रखनी है, बुक में मेंशन भी है, और फिर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास इंटीग्रल में कोई इस तरह की चीज़ आपको दिखे, इस तरह की एक्सप्रेशन आपको नज़र आए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और उस पर स्क्वायर रूट हो, तो आप इसमें जो वेरिएबल टर्म है जिसको हम एक्स बोलते हैं यहाँ पे स्क्वायर के नीचे, आप उसको लेट करेंगे ए साइन थीटा के इक्वल, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसके ऊपर पार 1/2 हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, काफ़ी डिफरेंट केसेस में भी आप इस तरह की सब्स्टिट्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए, जब भी आपको कोई ऐसी एक्सप्रेशन नज़र आए जिसमें कांस्टेंट टर्म स्टार्ट में हो, ये ए वाली जो है कांस्टेंट टर्म है उस पर स्क्वायर होना चाहिए, बीच में माइनस का साइन, आगे वेरिएबल टर्म उस पर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपकी जो वेरिएबल टर्म होगी जो स्क्वायर के नीचे लिखी होगी उसको आपने लेट कर लेना है ए साइन थीटा के इक्वल। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्योंकि हमने शो करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो आपके सामने है, इसको आई के इक्वल रख लेते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमने प्रूफ करवाना है ये सारी चीज़ जो राइट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटीग्रल है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ है डी एक्स। अब आपने यही सब्स्टिट्यूशन जो मैंने अभी आपको बताई है यही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे एक्स को, एक्स का मतलब जो स्क्वायर के नीचे वेरिएबल टर्म है ये वाली एक्स, इसको लेट कर लेंगे ए साइन थीटा पे। तो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए साइन थीटा। अब याद रखिएगा अगर स्क्वायर के नीचे वेरिएबल टर्म में x प्लस 1 लिखा होता तो आप यहाँ पे x प्लस 1 लिखते। यहाँ पे अगर स्क्वायर के नीचे a की जगह पे कोई भी कांस्टेंट होता लाइक 5, 6, 7 कुछ भी होता तो आप वो लिखते, क्योंकि यहाँ पे a ही लिखा हुआ है और हमारी सब्स्टिट्यूशन भी जनरली यही है तो हमने इसको इसी तरीके से लिख लिया। अदरवाइज अगर यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट हो x, y, z तो आपने भी उस चीज़ को अपने लिहाज से यहाँ पे डिफरेंट कर लेना है। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन में एक चीज़ यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो आपका अगला टास्क होता है कि आपने उसके दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल अप्लाई करना है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, इस x पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dx,
यहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है इसका डेरिवेटिव निकाला करें, ए कांस्टेंट है इसको सेपरेट कर लें। साइन का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है वो होता है कॉस थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप इस सारी चीज़ की जो राइट हैंड साइड पे लिखी होती है डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो फिर आपने सारी को डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर देना होता है। किसके डिफरेंशियल से? जिसके रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लिया होता है, यानी थीटा का डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया है तो यहाँ पर डिफरेंशियल आप मल्टीप्लाई करवाएंगे डी थीटा। तो ये हमारा डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने ये तमाम वैल्यूज़ अपने ओरिजिनल इंटीग्रल में पुट करनी होती है, सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रल, उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट, पहले ए स्क्वायर है तो आप ए स्क्वायर को वैसे ही लिखें, माइनस एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा है, इधर एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो आप पहले एक्स की वैल्यू पुट करें जो कि है ए साइन थीटा, और उसके ऊपर क्या पुट कर देंगे आप होल स्क्वायर, और साथ डी एक्स की वैल्यू भी देखें गिवन है ए कॉस थीटा डी थीटा, तो आप यहाँ पे लिख लें ए कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो देखिए सारी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करा दी। अब आपने इसको सॉल्व करते जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ पे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो a पे सेपरेट है स्क्वायर आएगा, साइन पे सेपरेट आएगा तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर a कॉस थीटा और डी थीटा अलग से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पे कर देता हूँ आसानी के लिए ताकि यहाँ पे टाइम बच जाए। आप देखें इन दोनों में ए स्क्वायर आ रहा है, तो अगर आप इनमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट क्योंकि दोनों पे अलग अलग है तो इसके ऊपर भी अलग है, पहले वाले के ऊपर भी आप इस तरह लिख सकते हैं, और दूसरे वाले पे भी अलग है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे भी अलग से स्क्वायर रूट है। तो इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा a, और यहाँ पे जस्ट आपके पास बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको राइट साइड पे सॉल्व करके बता दिया है। तो यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जस्ट बचेगा a कॉस थीटा। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास डी थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आपको आइडेंटिटीज़ पता हैं, ये सारी आपको याद होनी चाहिए, हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं इस तरह की आइडेंटिटीज़ को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। अगर आप इस पॉजिटिव साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ मूव कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इससे पता चलता है यहाँ पे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, आगे सारी चीज़ों को वैसे उतार लें, यानी ए कॉस थीटा को वैसे उतारें और डी थीटा को वैसे उतारें। अब यहाँ पे कॉस थीटा हो या कॉस थीटा के ऊपर होल स्क्वायर हो, एक ही मीनिंग होता है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आई इंटीग्रल ए, और यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, और साथ क्या बचेगा ए कॉस थीटा, और साथ बचा डी थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, आप देखें ये वाला a इस a से मल्टीप्लाई होगा तो a टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a स्क्वायर, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाहर इंटीग्रल का साइन वैसे ही, और साथ क्या आ जाएगा डी थीटा वैसे का वैसे ही। अब फर्दर्स को सॉल्व करते हैं, तो देखें a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल साइन के बाहर, तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल, सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सिंपल कॉस होता तो इसका हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, सिंपल कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर पार्ट 2 आ रही है, तो हमें इस पार्ट 2 को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट जो है हम बुक में मौजूद नहीं है। हम इसको कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला डिवाइस किए हुए हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हमें एक प्रॉपर पैटर्न से गुजरना पड़ेगा। हमने इस कॉस स्क्वायर थीटा को पहले कन्वर्ट करना है सिंपल कॉस थीटा में, ताकि हम उसको प्रॉपरली और ईजिली आप कह लें इंटीग्रेट कर पाएँ। तो सिंपल कॉस होता तो डायरेक्ट लिख देते, तो कॉस स्क्वायर थीटा पे यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो हाफ एंगल के लिहाज से किसके इक्वल हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। आपको याद होगा कि जो यहाँ पे एंगल होता था उसका डबल यहाँ पे आता था, लेकिन थीटा है तो इसका डबल कितना होगा 2 थीटा, वो यहाँ पे आ रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हाफ यहाँ पे आता है, तो आप ये मैनेज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे आप हाफ एंगल खुद से बना सकते हैं। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा का चाहिए था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे ले लें तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर राइट साइड पे आ जाएगा, तो आपको ये बिल्कुल उन्हीं फॉर्मूला से मैच होता हुआ नजर आएगा जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये सारी चीज़ लिख सकते हैं, तो हम यही यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे i इक्वल्स टू ए स्क्वायर
इंटीग्रल, और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और साथ क्या आ जाएगा डी थीटा। अब इसके नीचे भी देखिए कांस्टेंट आ रहा है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। जो नीचे 2 है ये डिवाइड हो रहा है, इसको आप इंटीग्रल साइन के बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। तो अंदर सिर्फ बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा और साथ बचेगा डी थीटा। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं, तो आपको पता है जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो टर्म्स तो आप उन पे अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, यानी अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो आप भी ऐसे करेंगे कि a²/2 1 पे इंटीग्रल अलग से लगेगा, मैं सेपरेट कर रहा हूँ इनको प्रॉपर्टी के थ्रू इंटीग्रेशन की, प्लस क्योंकि a²/2 सबके साथ है तो ये सबके साथ आएगा a²/2 और cos 2 थीटा पे इंटीग्रेशन आप अलग से अप्लाई करेंगे, यानी इंटीग्रल अलग से अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब खाली 1 की तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं भी पीछे भी आपको बता के आया हूँ। अगर आपके पास इस तरह का इंटीग्रल आ जाए उसमें 1 ही लिखा हो तो आपने देखना है यहाँ पे डिफरेंशियल के साथ कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अगर वो x है तो इसकी पूरे की इंटीग्रेशन x होगी, अगर वो थीटा है तो इस पूरे की इंटीग्रेशन थीटा होगी, प्लस a²/2। और अब आप देखिए सिंपल कॉज आ गया, तो सिंपल कॉज का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है कि अगर आपके पास सिंपल कॉज आ जाए और उसकी आपको इंटीग्रेशन करनी हो, ऐसा इंटीग्रल हो, तो कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन x और साथ सम जनरल कांस्टेंट c। अगर यहाँ पे 2x होगा तो आपने 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, वो 2 आएगा और नीचे 2 से डिवाइड कराना है। ये याद रखिएगा, एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कराना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में। तो यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन इस प्रोसेस के थ्रू तो होगी sin 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे 2, वो आपने डिवाइड कराना है, तो वो 2 आता है वो नीचे। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो हम क्या ऐड करने लगे हैं, सब जनरल कांस्टेंट c। अब यहाँ पे आप देखें आपको थीटास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे थीटा का मल्टीपल नज़र आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा नज़र आ रहा है, आपने इसको सिंपल थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें एक और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमने जो है इससे प्रीवियस क्लास में यानी फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है कि साइन 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा के और कॉस थीटा के। तो आप देखें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी a²/2 थीटा प्लस a²/2 और यहाँ पर साइन 2 थीटा की जगह पे मैं लिखने लगा हूँ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 2, ठीक है, और प्लस सम कांस्टेंट c। आप देख सकते हैं ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा i इक्वल्स टू a²/2 साथ थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा a²/2 और यहाँ पे आएगा साइन थीटा, उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी कॉस थीटा और प्लस सम कांस्टेंट c। तो वैसे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने क्या चीज़ शो करना है, हमने शो करना है इस चीज़ को कि ये साइड इस साइड के इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पे a²/2 होना चाहिए, साइन इनवर्स होना चाहिए, x होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स होने चाहिए, जो कि अभी हमारे लास्ट वाले स्टेप में नहीं नज़र आ रहे। तो हमारे पास जो ये थीटास हैं और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवानी है। तो तब आप देखेंगे उसको पुट करवाने के बाद हमें ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो हमारे पास जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे थीटा की चाहिए, साइन थीटा की चाहिए, कॉस थीटा की चाहिए, वो हम इस स्टेप से निकाल सकते हैं जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी निकालना सीखी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है x = a sin थीटा। तो अगर मैं a मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/a इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो यहाँ से ही आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू भी चाहिए, वो भी यहाँ से निकल सकती है। आप इस साइन को दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ऐसा होता है, तो उसको ये बन जाएगा इन्वर्स। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x/a इज इक्वल टू थीटा। तो देखें दो वैल्यूज़ तो मिल गई, साइन थीटा की x/a और थीटा की साइन इन्वर्स x/a। ये नीचे पुट करवा देते हैं साथ साथ ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू a²/2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स जो अभी ऊपर आपको निकाल के दिखाई है वैल्यू x/a प्लस a²/2 इस साइन की जगह पे उसके ऊपर वैल्यू जो निकाली है अभी वो है x/a। ठीक है, अब रह गई जस्ट कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें सेपरेट निकालनी पड़ेगी, वो हम यूज़ करेंगे ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आप देख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसी के दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे ये हो जाएगी कॉस थीटा किसके इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट के। तो मैं इसी आइडेंटिटी को यूज़ करूंगा और कॉस की वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैं यहाँ पे यही दोबारा लिखता हूँ कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू यहाँ पे ऊपर गिवन है x/a, वो आप इसमें पुट करवा दीजिएगा। इसको मैं सॉल्व नीचे करूँगा अलग से, तो ये बच जाएगी 1 माइनस साइन की वैल्यू x/a, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x²/a²। तो देखें ये कॉस की वैल्यू आ गई, इसको अभी सॉल्व करना है वो मैं नीचे कर लेता हूँ। तो ये मैं पुट करवाता हूँ नीचे कॉस की वैल्यू, तो वो आ जाएगी
हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सी। यहाँ पे ये वाला a इस एक a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा i। तो हमारे पास अब यहाँ पे चीज़ें बच रही हैं i इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a, और ये a से कैंसिल हो चुका था, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक a बचा होगा, क्योंकि ये स्क्वायर था, ये सिंपल था, सिंपल रेज टू पावर 1 था, तो एक a बचा हुआ था। यहाँ पे साथ x है और उसके नीचे क्या था, यहाँ पर 2 मौजूद है। इधर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर 1 के नीचे 1 मैंने लिखा हुआ ही है, तो आप देखिए 1 और a स्क्वायर का आप एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर आएगा। स्क्वायर रूट आपको वैसे का वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा, और a स्क्वायर को 1 टाइम्स कर दें, ये a स्क्वायर बन जाता है, a स्क्वायर से एक तरह का कैंसिल, ऊपर सिर्फ बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें और प्लस कांस्टेंट कर दें c। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करके लिख लूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा i इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस a ओवर 2 साथ उसके x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऊपर पे अलग है, नीचे पे अलग है, जो नीचे स्क्वायर लिखा हुआ है उस पर अगर आप स्क्वायर रूट देखें तो वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो इसका मतलब है नीचे आपके पास यहाँ पे जस्ट बच जाएगा a, और ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और प्लस कॉन्स्टेंट c। और अब ये वाला a इस वाले a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रल हमारा इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x, और उसके नीचे 2, और साथ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखें यहाँ हमने सॉल्व कर लिया है, यही चीज़ हमने शो करवा के दिखानी थी। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऊपर, हमने प्रूफ भी यही कराना था, शो भी यही कराना था कि ए स्क्वायर ओवर 2, ये सारा इंटीग्रल इक्वल आना चाहिए था, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हमारे पास यही चीज़ यहाँ पर हमें मिली है, आप देख सकते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हुआ फिनिश। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।